जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम का एनालिसिस। आज है साथी 16 मई और आज हम देखेंगे 16 मई के सभी शिफ्टों में जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी का हम डिटेल से विश्लेषण करेंगे। 16 मई की सभी शिफ्टों में लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और साथ ही कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में जो भी विद्यार्थी की परीक्षा है उसके लिए क्लास किस प्रकार से इम्पोर्टेंट हो सकती है या किस प्रकार से इस क्लास में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 16 मई के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने जो विद्यार्थियों के मेमोरी बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है एक बार से आप लोग दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण साबित हो। चलो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने के लिए अपना वक्त देते थे वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांग ले। समझ रहे हो साथी? यानी कि ऐसा वक्त लाओ, अपने आप में ऐसा बदलाव करो, ऐसा परिवर्तन करो, इस तरह से लोगों के मुंह पर एक चांटे की तरह मारो एक नौकरी। ठीक है, एक नौकरी यदि आपकी लगेगी तो जो लोग अपना वक्त बर्बाद करके तुम्हारे ऊपर ताने मारते थे या तुम्हारे माता पिता से कहते थे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, ऐसा वैसा है जो भी, तो उन लोगों के लिए जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो ये लोग, यही जो लोग तुमको ताने मारते थे वही तुमसे मिलने के लिए क्या मांगेंगे कि तुमसे वक्त मांगेंगे। कहेंगे कि बेटा तुम्हारे पास समय है, थोड़ा मुझे ऐसा काम था, ये काम था, वो काम था। तो कहना है कि ऐसा वक्त लाओ, ऐसा बदलाव करो अपने आप में साथियों। ये समय है, ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, यदि एक बार निकल जाता है तो वो फिर किसी के लिए रुकता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वही कह रहा है कि ये समय है, इसका इस्तेमाल कर लो अच्छे से और परीक्षा की तैयारी करो और नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत करो। जो लोग ताने मारते हैं वो लोग तुम्हारा वक्त मांग ले तुमसे मिलने के लिए। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है? इस तरह से क्वेश्चन आया था साथी, जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन किस देश में हुआ था, क्वेश्चन आया था। तो आप लोग याद रखेंगे जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये साथी 2022 में हुई थी और इसका आयोजन हुआ था यूएसए में, यानी कि अमेरिका में। ठीक है, याद रखेंगे यूएसए में हुआ था। कहाँ पर? यूएसए में। और याद रखेंगे इनमें से क्या कोई भारतीय ने भाग लिया था? तो याद रखेंगे साथ ही भारत के एकमात्र खिलाड़ी ने भाग लिया था जिसमें नाम था नीरज चोपड़ा का। क्या नाम था? नीरज चोपड़ा का। माफ़ी चाहेंगे, एकमात्र नहीं थे, इनके साथ और भी खिलाड़ी थे जो भाला फेंक थे। नीरज चोपड़ा इन्होंने भाग लिया था और नीरज चोपड़ा ने साथ ही सिल्वर मेडल जीता था इसमें। क्या जीता था? याद रखेंगे सिल्वर मेडल, यानी कि चांदी जीती थी इसमें। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहे थे भाला फेंकने के मामले में और ये भारत के इतिहास में सिल्वर जीतने वाले पहले भाला फेंक खिलाड़ी बने थे। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है इसके रिपीट होने की संभावना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन अमेरिका में किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा था, खारसी मेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? या फिर इस तरह से क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है और कहाँ पर मनाया जाता है? तो याद रखेंगे खारची जो मेला है साथी, जो आपका खारची मेला त्यौहार है ये आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? त्रिपुरा राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है साथी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो याद रखेंगे इस त्यौहार के दौरान क्या होता है, इस त्यौहार के दौरान त्रिपुरा के जो प्रसिद्ध 14 देवी देवता होते हैं, जो त्रिपुरा राज्य में प्रसिद्ध 14 देवी देवता हैं, इन सभी की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसमें क्या होता है साथी, इसके अतिरिक्त त्रिपुरा में और बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जो हो सकता है पूछ ले आपसे एग्जाम में। तो त्रिपुरा के त्योहारों में पहला तो आपको याद रखना है गरिया पूजा, उसके बाद याद रखना है ममिता महोत्सव। क्या याद रखना है? पहला गरिया पूजा, दूसरा ममिता महोत्सव। ये सारे के सारे महोत्सव आपके त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने खारची मेला त्रिपुरा में देखा जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त हमने देखा गरिया पूजा और ममिता महोत्सव, आप लोग इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1999 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन आया था साथ ही, इनके बारे में कहा गया था कि इनको 1999 में भारत रत्न मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है इसी क्वेश्चन से अगले एग्जाम में, अगले आपके पेपर में पूछ ले कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था, तो आप लोग याद रख लेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यह कह रहा है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे जो पंडित रविशंकर है साथी
ये आपके भारत के मशहूर सितार वादक हैं। क्या है? सितार वादक और संगीतकार थे, इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनका भी हाल ही में निधन भी हो चुका है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो 1999 भारत सरकार का इनके सर्वोच्च सम्मान मिला था। ठीक है, इनकी इस कला और खूबसूरती के लिए, यानी कि सितार वादन और संगीतकार के लिए इनको भारत सरकार ने 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया था, कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हम उन सभी नदियों के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का मानचित्र कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो निचला हिस्सा है और यहाँ पर आपकी इस तरह से बंगाल की खाड़ी पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, इस तरह से ऊपर से ब्रह्मपुत्र आती है, उसके बाद गंगा आती है, गंगा की एक धारा है हुगली, ये भी आती है। इसके अलावा यहाँ से झारखंड से होते हुए आपकी उड़ीसा के पर स्वर्ण रेखा नदी जाती है। उसके अलावा आप याद रखेंगे महानदी जाती है यहीं से उड़ीसा से। उसके अलावा गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी और कावेरी नदी, और ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं ये कहाँ पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो हमने सबसे पहले देखा कि गंगा नदी आपकी, जो कि एक प्रमुख नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, गंगा नदी गिरती है। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र गिरती है, स्वर्ण रेखा नदी गिरती है, हुगली नदी गिरती है, महानदी गिरती है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके अतिरिक्त साथी अपने भारत के पश्चिम में है अरब सागर। कुछ इस तरह से यदि हम इसको मैप मान के चलते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका कौन सा हो जाएगा, अरब सागर का। और अरब सागर में जो प्रमुख नदियां हैं उनमें से आपकी हो जाएगी सबसे पहले तो नर्मदा हो जाएगी, उसके बाद ताप्ती हो जाएगी, उसके बाद आपकी मांडवी नदी हो जाएगी, उसके बाद आपकी और भी नदी है जैसे पेरियार नदी है। ये सारी की सारी नदियां कहाँ पर गिरती हैं, तो आप लोग याद रख लेंगे ये आपकी अरब सागर में गिरती हैं। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है साथी, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अशोक के शिलालेखों को कितनी भाषाओं में लिखा गया है। इस तरह से क्वेश्चन आया था कि जो अशोक के शिलालेख हैं वो कितनी भाषाओं में लिखे गए हैं। तो आपको याद रखना है जो अशोक के अधिकांश जो शिलालेख हैं, यानी कि सभी के सभी जो शिलालेख हैं ये आपकी 3 भाषाओं में लिखे गए। कौन कौन सी 3 भाषाएं हैं साथी? इनमें से सबसे पहली भाषा है प्राकृत। क्या है? ये भारत की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और प्राकृत भाषा में इसके अभिलेख लिखे गए हैं। इसके अलावा एक भाषा है यूनानी और तीसरी भाषा जो है वो आपकी अरमाइक है। यानी कि आप याद रखेंगे कौन कौन सी 3 भाषाएं हैं, पहली प्राकृत, दूसरी यूनानी, तीसरी अरमाइक। 3 भाषाओं में लिखे गए हैं। इसके अलावा भाषाओं के अंदर आती है लिपि, यानी कि लिखने का तरीका। और उन लिपियों में कौन कौन सी लिपियां शामिल हैं, तो इनमें से 2 प्रमुख लिपियां हैं। इनमें से जो प्राकृत भाषा के लेख लिखे गए हैं इन शिलालेखों में मुख्य रूप से 2 लिपियों में लिखे गए हैं। इनमें से एक लिपि है खरोष्ठी तथा दूसरी लिपि है ब्राह्मी। ये 2 लिपियों में ये लिखे गए हैं। ठीक है, देखो पहली तो बात थी भाषा की, तो भाषाएं 3 हो जाएंगी जिनमें से प्राकृत, यूनानी और अरमाइक। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो आपकी अगली जो लिपियां होती हैं भाषाओं के अंदर आती हैं वो प्राकृत भाषा की 2 लिपि हैं, एक खरोष्ठी एक ब्राह्मी। इन दोनों लिपियों में इनको लिखा गया है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है साथी भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष आया था। बात करेंगे जनगणना अधिनियम के बारे में। तो साथी पहली बार भारत में जनगणना अधिनियम आया था साल 1948 में। कब आया था? साल 1948 में हम नए नए आज़ाद हुए थे। इसी दौरान भारत सरकार अधिनियम नंबर 37 के तहत, याद रखेंगे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कौन से अधिनियम के तहत आया था। तो जो एक्ट नंबर यानी कि अधिनियम नंबर 37 था, इसके तहत भारत में जनगणना अधिनियम आया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके साथ साथ जब ये आया तो आपको पता होगा ये पारित हो गया, क्योंकि उस समय सरकार एक ही थी, अंतरिम सरकार चल रही थी, तो ये पूरे देश में लागू भी हो गया था। ठीक है, अधिनियम नंबर 37 के तहत 1948 में आपका क्या है, जनगणना अधिनियम आया और आपका पूरे भारत में लागू हो गया। इसके अलावा बात करेंगे जनगणना के बारे में। तो पहली बार जनगणना भारत में, याद रखेंगे, 1872 में शुरू की गई थी। कब की गई थी, याद रखेंगे, 1872 में पहली बार शुरू की गई थी और इस समय भारत का वायसराय मेयो था। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो अगला प्रश्न कह रहा है द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है। क्वेश्चन पूछा है जो द व्हाइट टाइगर उपन्यास है ये किसने लिखा है या फिर इसके लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। द व्हाइट टाइगर की बात की जाए साथी, ये जो द व्हाइट टाइगर उपन्यास है ये आपका लिखा गया है लेखक अरविंद अडिगा के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद अडिगा भारत के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, इनके द्वारा लिखा गया है द व्हाइट टाइगर। और बात करेंगे इसके प्रकाशन में, तो इसका प्रकाशन वर्ष 2008 में हुआ था। जो आपका उपन्यास है इसका प्रकाशन 2008 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अरविंद जो अडिगा जी हैं इनके द्वारा कुछ और कृतियां लिखी गई हैं जिनमें से आपका सिलेक्शन डे हो जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा, तो
बिटवीन एंड एसेसिनेशन, बिटवीन द एसेसिनेशन नामक पुस्तक है, ये भी आपकी अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई है। तो आप लोग याद रखेंगे सिलेक्शन डे, बिटवीन द एसेसिनेशन और आपकी द वाइट टाइगर, ये सारी की सारी पुस्तकें किसकी हो जाएंगी, आपकी अरविंद अडिगा की हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका प्रसिद्ध नारा था। तो आप सभी को पता होगा वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इसके नारे की जो शुरुआत है वो आपकी आगरा में हुई थी। कहाँ पर, आगरा में हुई थी। आगरा में सुभाष चंद्र बोस जी लगभग 39 की बात है, 39 या 40 की, इस समय भाषण दे रहे थे। तो यहीं पर इन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन जो इनका नारा ये प्रसिद्ध हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो याद रखेंगे 1944 से। 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी रंगून में भाषण दे रहे थे और अपने सैनिकों में जोश भरते हुए उन्होंने कहा था कि यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यहीं से ये नारा प्रसिद्ध हो गया था। तो सुभाष चंद्र बोस 1944 रंगून में भाषण देते हुए, याद रखेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नामक नारा दिया था। और इसके साथ साथ इन्होंने दिल्ली चलो का भी नारा दिया था। अगला प्रश्न साथी आपसे कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कितने किसान समृद्धि केंद्रों को खोला है। तो बात करेंगे किसान समृद्धि केंद्रों के बारे में, क्या होते हैं, क्या इसके फायदे होंगे, क्यों खोला गया है। तो याद रखेंगे सबसे पहले तो कितने खोले गए हैं, तो इतना याद रखेंगे आप लोग कि 600 से अधिक किसान समृद्धि खोले गए। अब बात करेंगे इनके फायदा क्या है। तो याद रखेंगे इस दौरान किसानों को एक छत के नीचे बीज और फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं। यानी कि बीज खरीदेंगे, फर्टिलाइजर का मतलब है कि खाद खरीद सकते हैं एक ही छत के नीचे। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा कि हमारे गांव में गेहूं खरीदने के लिए लेवी बना दी जाती थी। अब हालांकि नहीं बनती हैं लेकिन पहले बन जाती थी। और इसके अलावा इसी के तहत जो किसान समृद्धि केंद्र है किसानों की सहायता के लिए इन्होंने खोले हैं। इनमें से किसानों को एक छत के नीचे बीज दिया जाएगा, फर्टिलाइजर यानी कि खाद प्रदान की जाएगी। इसके साथ मिट्टी आदि की जांच की सुविधाएं भी किसानों को यहीं से मिल सकेंगी। यदि कोई किसान भारत सरकार का रजिस्टर्ड किसान है तो याद रखेंगे उस किसान को जो ये सुविधाएं मिलेंगी, एक जैसे कोई एक फैक्ट्री खोल दी और उसमें से बहुत सारे एक ही जगह पर सामान, आप जानते होंगे कीटनाशक वगैरह, मिट्टी की जांच, फर्टिलाइजर, बीज जो भी मिलता है, ये सारी की सारी सुविधाएं किसानों के लिए प्रदान की हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कब की हैं, तो याद रखेंगे अक्टूबर 2022 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इसमें किसानों को फायदा होगी क्योंकि किसानों को खाद अलग और बीज अलग नहीं खरीदना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि प्राइवेट दुकानों में हम लोग जाते थे तो वहाँ से कहीं से खाद मिल रही है, कहीं पर बीज मिल रहा है। तो सरकार ने ऐसी सुविधा की है कि किसानों को भटकना ना पड़े, इसलिए उन्होंने एक छत के नीचे बीज और फर्टिलाइजर सुविधा की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंखों के लिए उपयोगी होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो विटामिन ए होता है जब इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, रतौंधी हो जाती है, यानी कि हमको कम दिखाई देता है या फिर रात में दिखाई ही नहीं देता है। विटामिन ए की बात की जाए, इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो याद रखेंगे यदि आंखों में कमी दूर करनी है तो हमको विटामिन ए का सेवन करना होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्वेश्चन यदि आपको ऑप्शन कोई दिया था तो उनमें से विटामिन बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। ये सारे के सारे जो विटामिन है ये आंखों के लिए उपयोगी हैं। लेकिन पूछ लेगा कि सर्वाधिक उपयोगी कौन है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए है जो इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, तो रतौंधी होगा, तो रतौंधी को हम दूर करेंगे तो विटामिन ए का सेवन करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न कह रहा है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था इसका आयोजन हुआ है साथी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कितने शहरों में, तो कुल यहाँ के 8 शहर थे, याद रखेंगे, किया गया है। इनमें बात की जाए प्रथम स्थान की तो 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ कुल 161 पदक जीतने के साथ महाराष्ट्र आपका प्रथम स्थान पर रहा है। जबकि दूसरे स्थान पर आपका हरियाणा 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य के साथ कुल 128 पदक जीते तो हरियाणा। जबकि तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश रहा है जिसने 96 पदक जीते हैं, जिनमें से 30 रजत हो जाएंगे, 39 स्वर्ण और 27 कांस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको इतना याद रखना कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा था किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष आया था। इस तरह से भी क्वेश्चन था, एक विद्यार्थी ने बताया था। तो आप लोग याद रखेंगे किशोर न्याय अधिनियम अक्सर चर्चा में रहा है और ज़्यादा ये क्या रहा है, विवादों में रहा है। क्यों विवादों में रहा है, तो सबसे पहले भारत सरकार किशोर जो न्याय अधिनियम थी ये पहली बार 1986 में लाई थी और लागू किया था। लेकिन इसको साथ ही उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं मिल सकी, यानी कि इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ 1986 में। इसके बाद भारत सरकार ने पुनः 2000 में, याद रखेंगे, सन 2000 में पुनः भारत सरकार ने क्या किया कि किशोर न्याय अधिनियम लाए। किशोर न्याय अधिनियम लाए तो यहाँ पर भारत के जो लोग थे कुछ जानकार हो चुके थे, तो इन लोगों ने कुछ ने क्या कर दिया, कानून को लागू करवा दिया। लेकिन इसके बावजूद ये विवाद में रहा। जब ये विवाद में रहा तो
भारत सरकार ने फाइनली, याद रखेंगे, भारत सरकार ने इसे पुनः वर्ष 2015 में किशोर न्याय अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित कर दिया। यानी कि पहले 86 में आया तो उसको खत्म किया 2002 में लाए, उसके बाद जब 2002 का भी नहीं चला तो 2015 में लाए, 2002 वाले को खत्म कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे। और जो 2015 का किशोर न्याय अधिनियम है वही वर्तमान में चल रहा है और 2021 में इसमें कुछ संशोधन भी हुए। आप देख लेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिया था, या तो 1986 दिया होगा, या 2000 दिया होगा, या 2015। तो इनमें से कोई ना कोई आपके हिसाब से जो ऑप्शन दिया होगा, हालांकि ऑप्शन तो क्लियर नहीं पता चले हैं, तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो किशोर न्याय अधिनियम अक्सर चर्चा में रहा था, विवादों में भी रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है साथी, निम्नलिखित में से कौन सा असम का सुप्रसिद्ध मंदिर है। बात करेंगे असम के सुप्रसिद्ध मंदिर के बारे में, तो असम को आप सभी को पता होगा कि नहीं होगा तो याद रख लेंगे, माता कामाख्या का माता मंदिर। क्या है? माँ कामाख्या माता मंदिर है। ये कहाँ पर है? असम का सुप्रसिद्ध मंदिर है। और याद रखेंगे इस मंदिर में योनि की पूजा की जाती है। और इस मंदिर पर याद रखेंगे एक बार औरंगजेब जो था अपने समय में मंदिरों को तोड़ रहा था और उसके ऊपर मस्जिदें जब बना रहा था, तो उसी क्रम में इसने जब माता कामाख्या के मंदिर पर आक्रमण किया, तो याद रखेंगे औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था तो इस आक्रमण में सैनिकों को बहुत भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए। तो किसी ने बताया कि माता कामाख्या आपसे रूठी हुई है। तो औरंगजेब क्या था, औरंगजेब ने के द्वारा एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका पुनः निर्माण करवाया था। देखो, इससे पहले औरंगजेब ने इसको विध्वंस कर दिया था, लेकिन जब माता कामाख्या के बारे में पता चला कि ये बहुत खतरनाक है और ये रूठ गई हैं, इसलिए ये सैनिकों को मार रही हैं, तो इस कारण औरंगजेब के द्वारा एकमात्र ऐसा मंदिर है जो जिसका पुनः निर्माण कराया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र वह कौन सा मंदिर है जिसको औरंगजेब ने बनवाया था, पुनः बनवाया था। तो याद रखेंगे माता कामाख्या माता मंदिर है। और कहाँ पर है? तो असम में है। इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आपका कामाख्या माता मेला भी लगता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो हमने इसको कई बार डिस्कस किया है, 4 फरवरी 1922। ठीक है, या फिर आप कहीं कहीं इसको 5 फरवरी लिखा मिलता है, लेकिन 4 फरवरी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वहाँ की ऑफिशियली डेट 4 फरवरी ही मानती है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना हुई थी और इस दौरान क्रांतिकारियों ने चौरी चौरा पुलिस चौकी थी, इसमें आग लगा दी और यहाँ पर कुल जो 21 पुलिस वाले तैनात थे उनको जिंदा जला दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इससे आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी को अपना असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे वो वापस ले लिया था। और इसके साथ साथ याद रखेंगे असहयोग जो आंदोलन था ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन 12 फरवरी तक चला था, क्योंकि चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने इसे समाप्त कर दिया था। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, संसद में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता था? ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है? किया जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो भारतीय संसद है इसमें लोकसभा में याद रखेंगे साथी, राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन, कितने? 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। साथी जब इनको मनोनीत किया जाता था तो याद रखेंगे कौन सा अनुच्छेद था? इसका अनुच्छेद था 231। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन को जो कम्युनिटी के सदस्य थे इनको मनोनीत करता था राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद? 331। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार करती है 104वां संविधान संशोधन। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन करती है भारत सरकार। इसके तहत यह प्रावधान खत्म कर दिया, यानी कि पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2024 के बाद कोई भी राष्ट्रपति आपका एंग्लो इंडियन सदस्य नामित नहीं किया गया करेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो 104वां संविधान संशोधन है इसमें 10 साल के लिए जो आपका ओबीसी का रिजर्वेशन था ये बढ़ा दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। SC ST का जो रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है, वैदिक सभ्यता में कौन से देवता को युद्ध का देवता कहा जाता है? जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे ये किस देवता को युद्ध का देवता कहते थे? याद रखेंगे साथी, जो वैदिक ग्रंथ हैं और वैदिक ग्रंथों में देवराज इंद्र को, किसको? देवराज इंद्र को तूफान का देवता या फिर युद्धों का देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि देवताओं को जो राजा होता है वो अक्सर युद्ध लड़ता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। जो युद्धों का देवता होता है तो देवताओं के राजा देवराज इंद्र है, तो देवराज इंद्र को तूफान का देवता या युद्धों का देवता कहा जाता है। ठीक है, और जो ऋग्वेद है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। जो ऋग्वेद है यहाँ पर 250 शब्दों में, ठीक है, शब्दों में कह सकते हैं या फिर सूक्तों में कह सकते हैं, सूक्तों में जो 250 सूक्त हैं यहाँ पर, इन्हीं सूक्तों में देवराज इंद्र का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में कितने बार देवराज इंद्र का उल्लेख है? तो याद रखेंगे 250 बार। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे सीधा SSC पूछ लेता है कि देवराज इंद्र का ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख है? तो 250 बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो बात करेंगे एकल नागरिकता के बारे में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये सभी को पता है। और ये लिया कहाँ से? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया है। कहाँ से? इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से लिया है।
अंग्रेजों के यहाँ से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से। और इसके अतिरिक्त याद रखेंगे पूरे भारत में एकल नागरिकता का कानून प्रावधान है। यानी कि अभी आपने हालांकि रिसेंटली सुना होगा कि अक्षय कुमार ने भारत की नागरिकता त्याग दी थी और कहाँ की ले ली थी? तो कनाडा की ले ली थी। इस वजह से इनको अभी भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है दर्शकों की। तो दर्शक जब ट्रोल करते हैं तो ये लोग क्या है, भारत सरकार ने जब उन्होंने कनाडा की नागरिकता ली तो भारत सरकार ने इनकी नागरिकता क्या कर दी? खत्म कर दी। ठीक है, तो अक्षय कुमार अब वर्तमान में भारत के नागरिक नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम कनाडा की सरकार से अप्लाई कर रहे हैं कि हमारी नागरिकता वहाँ से रद्द कर दी जाए और हम भारत की नागरिकता पुनः लेना चाहते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आपको याद रखना है कि भारत की जो संविधान है इसमें केवल एकल नागरिकता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भरतनाट्यम की प्रमुख नृत्यांगना है? तो ऑप्शन वहाँ पर नहीं मिले हैं, तो जितनी भी नृत्यांगनाएं भरतनाट्यम से संबंधित है उनको याद रख लेंगे आप लोग। पहले पे बैजंती माला को, दूसरे पे मालविका सरकार को, रुक्मणी देवी को, इसके अलावा मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन और टी बाला सरस्वती। ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है टी बाला सरस्वती के बारे में। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यामिनी कृष्णमूर्ति इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखेंगे। पहले तो बैजंती माला, मालविका सरकार, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति। इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिया होगा, तो याद रखेंगे ये कौन सी है? भरतनाट्यम की नृत्यांगनाएं हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है पद्मश्री से सम्मानित भारत की प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। क्या हो जाएगा? नरगिस दत्त। साथ ही नरगिस दत्त आपकी भारत की प्रथम महिला अभिनेत्री थी जिनको भारत सरकार के द्वारा भारत के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सर इनको यह सम्मान कब मिला था? तो 1958 में मिला था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय। कौन सा? साथ ही डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय के द्वारा की गई है और इसके जो मंत्री हैं वो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला वर्तमान में इसके मंत्री हैं। और इसकी शुरुआत वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट आपकी शुरुआत हुई है कहाँ से? बेंगलुरु से हुई है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ से हुई? बेंगलुरु से। और किसने की है? तो आपके डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है साथी महावीर स्वामी कौन से क्रम के जैन तीर्थंकर थे? यानी कि जैन धर्म के कौन से क्रम के तीर्थंकर थे? तो याद रखेंगे महावीर जो स्वामी थे ये आपके 24वें जैन तीर्थंकर थे। कौन से? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कहीं कहीं हालांकि इसको 599 मानते हैं, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी मानता है 540 आपको याद रखना है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और साथ ही ये इक्ष्वाकु वंश के थे, जिसके भगवान राम थे इक्ष्वाकु वंश के, उसी वंश के ये भी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इक्ष्वाकु वंश के। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। बात करेंगे यदि 23वें तीर्थंकर के बारे में तो इसके थे पार्श्वनाथ। क्या थे? जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ आपके 23वें थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो आपके पहले थे वो ऋषभदेव थे। ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है जीडीपी में डी से क्या तात्पर्य है? जो जीडीपी होता है इसमें डी से क्या तात्पर्य है? तो याद रखेंगे जो जीडीपी होता है इसका पूर्ण रूप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डी से अर्थ क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। जीडीपी होता क्या है? तो किसी एक साल में, किसी देश में एक साल में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। देखो हम एक बार से फिर आपको वही उदाहरण देंगे चूरन की फैक्ट्री वाला। बात करेंगे कैसे? तो सर जैसे हमने चूरन की फैक्ट्री लगाई तो जो चूरन की फैक्ट्री एक साल में जितना भी कमाएगी, मान लीजिए ये एक साल है आपका, क्या है ये आपका, मान लीजिए एक साल है। ठीक है, जब ये एक साल है और एक साल में इस चूरन की फैक्ट्री के अंदर जितना भी चूरन बना, जितनी भी कंपनी में मशीनें आई या फिर इनकी जो भी लेबर ने काम किया, इसका जो अंदर का जो कुल वैल्यू होगी, इसके अंदर जो कंपनी के अंदर की आपकी चूरन की फैक्ट्री के अंदर की जो भी वैल्यू होगी वो एक साल के अंदर की, उसको क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। इसका अर्थ होता है जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। एक साल में किसी देश के अंदर पैदा होने वाली समान सेवाओं की कुल वैल्यू को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे चूरन फैक्ट्री। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे इसमें विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र। साथ ही इसकी विशेषता क्या है? तो याद रखेंगे इस पुस्तक में जंगल में निवास करने वाले सभी प्राणियों का सजीव चित्रण किया गया है। यानी कि आपने जो भी कहानियाँ सुनी हैं, एक कौवा प्यासा था, नदी में पानी नहीं था, घड़ा में पानी था थोड़ा सा, ऐसे जो भी कहानी सुनी है आपने, और इसके अलावा एक कौवा था जिसके चोंच में रोटी का टुकड़ा था, ये जो भी कहानी सुनी है, लोमड़ी की भी कहानी सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं, ये सारी की सारी जो कहानियाँ वो पंचतंत्र में ही मिलती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पंचतंत्र की जो पुस्तक है विष्णु शर्मा ने लिखी है और जो मोगली की कहानियाँ हैं इसका चित्रण भी इसी में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसलिए अगला प्रश्न कह रहा है टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना के बारे में याद रखेंगे टाटा की एक सुप्रसिद्ध कंपनी है, इसका अर्थ होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, टिस्को
और इसकी स्थापना जमशेदपुर में की गई थी। कहाँ पर? जमशेदपुर, जो कि वर्तमान में झारखंड में है। कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। यहाँ पर मिस टाइपिंग है, ठीक है। क्या है? मिस टाइपिंग है, आप लोग याद रखेंगे। 1907 1907 में हुई थी, ठीक है। 1907 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में एक ही लोक नृत्य पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। 3-4 स्टार लगा के नोट डाउन कर लेंगे। रऊफ लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का एक रऊफ जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में छज्जा नृत्य, कौवा नृत्य भी मनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो कौवा नृत्य है, यहाँ पर के जो लोग हैं वो कौवे की ड्रेस धारण करती है, और उसके बाद क्या करती हैं, ये लोग डांस करते हैं कौवे के रूप में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा था निम्नलिखित में से किस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं? तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? आपकी ट्रिक थी HCF। किसी सवाल का हम क्या लेंगे? SCF लेंगे। तो SCF में S से हो जाएगा क्या? हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी। H से हो जाएगा, C से हो जाएगा क्रिकेट। क्या हो जाएगा? क्रिकेट। और F से हो जाएगा फुटबॉल। तो ये जो तीनों खेल हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इनमें से क्या है? 11 खिलाड़ी शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है MgCl2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो आसान सा क्वेश्चन था, मैग्नीशियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। MgCl2 किसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न कह रहा है सोनल मानसिंह किस लोक नृत्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखेंगे। सोनल मानसिंह भारत के एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है, और इनके द्वारा 2 नृत्य किए जाते हैं, जिनमें से पहला आपका भरतनाट्यम, दूसरा ओडिसी हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको इनके बारे में, अवार्ड के बारे में पूछा गया था, तो 1992 में इन्हें पद्म भूषण तथा 2003 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। ये दोनों के दोनों अवार्ड भी आप याद रखेंगे। हो सकता है अवार्ड में ही पूछा गया था। कह रहा था सर सोनल मानसिंह के बारे में कुछ पूछा गया था, तो हो सकता है अवार्ड पूछा गया होगा, या फिर इनके नृत्य के बारे में पूछा गया। तो याद रखेंगे भरतनाट्यम, ओडिसी 2 नृत्य हैं, और 1992 और 2003 2 अवार्ड मिले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी आपसे कह रहा है पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट त्यौहार है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जो पोंगल त्यौहार होता है, ये तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है साथी। और इस त्यौहार में क्या होता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इस त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। सूर्य आपका मकर राशि में प्रवेश करता है, इसी दौरान आपका क्या मनाया जाता है साथी? याद रखेंगे, आपका पोंगल त्यौहार। और पोंगल त्यौहार वाले दिन ही, याद रखेंगे, इसी दिन तमिलनाडु के मूल निवासी जो होते हैं वो क्या करते हैं? जल्लीकट्टू मनाते हैं साथी। जल्लीकट्टू क्या होता है? तो इसमें जो बैल होते हैं, आपने देखा वो बुल फाइटिंग, इसमें बैल को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना की जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो 1872 है, इसमें मेयो के शासनकाल में पहली बार हुई थी, तथा वैज्ञानिक आधार पर 1881 में फिर से रिपन के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और जो 2011 की जनगणना थी वो 15वें क्रम की थी। कौन सी? 15वें क्रम की थी। जो 2021 की होगी वो आपकी होगी 16वें क्रम की। हालांकि इसका रिजल्ट नहीं आया कोरोना के कारण, ठीक है। अब इसका रिजल्ट 23 के अंत तक आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। ये भी आपके ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कहाँ से? यानी कि इंग्लैंड के संविधान से। जो संसद प्रणाली है, कैबिनेट जो मंत्री बनते हैं, ये किससे ली गए हैं? इंग्लैंड के संविधान से। और ये क्या है? एक सरकारी निकाय है, ये भी याद रखेंगे। इसकी जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं ये कैबिनेट में निहित होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर मिस टाइपिंग फिर से कर दी है, ठीक है। तो याद रखेंगे 1192। कब? 1192। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, जबकि जो 91 यहाँ पर लिखा था वो तराइन का प्रथम युद्ध था। तराइन का जो दूसरा युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, और इसी युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ठीक है। इसके अलावा पानीपत का तीसरा युद्ध भी याद रखेंगे, हो सकता है पानीपत पूछा हो, तो याद रखेंगे पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो आपका 1761 में हुआ था, जबकि दूसरा 1556 में हुआ था, और पहला 1526 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है क्रिकेट मैच में जब खिलाड़ी शॉट मारता है तो गेंद जमीन से लड़ते हुए बाउंड्री पे छूती है तो कितने रन मिलते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो, जैसे कोई बल्लेबाजी कर रहा है, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होती। तो लड़कियों को याद रखना है कि जो खिलाड़ी आपका शॉट मारता है, जब गेंद जमीन से सीधे टकराती हुई कहाँ पर जाती है? यहाँ पर, जैसे आपकी बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री से टकराई गेंद यहाँ पर, तो कितने रन मिलेंगे? तो 4 रन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से खिलाड़ी ने शॉट मारा, यहाँ से, ठीक है, बैट के माध्यम से जब ये शॉट मारा गया, ठीक है, तो यहाँ पर गेंद टकराई, तो गेंद कहाँ गई? सीधी
बाउंड्री से टकराते हुए 4 रन मिली, ठीक है। लेकिन जब यही खिलाड़ी यहाँ से शॉट मारेगा और गेंद सीधी हवा में होते हुए बाउंड्री के पार चली जाएगी तो कितने रन मिलेंगे? 6 रन मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब बैट्समैन बैट से गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जाती है तो 6 रन मिलते हैं, जबकि लुढ़कती हुई जाती है तो 4 रन मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा गया था। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पता चला है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है उनको याद रखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कुमारी कमला देवी, क्या पूछा गया था? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमारी कमला देवी किस लोक नृत्य से संबंधित है? इस तरह से आया था। तो कुमारी जो कमला देवी है साथी, ये आपकी थी कत्थक से। किससे? कत्थक से है और पंडित बिरजू महाराज की शिष्या रही हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया था जिसमें था कि 1983 का वर्ल्ड कप है, जो 1983 का विश्व कप है, इसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? तो याद रखेंगे 1983 के विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए थे साथी आपके डेविड गाबर नामक व्यक्ति था। कौन था? डेविड गाबर नामक व्यक्ति थे। इनके द्वारा, इस खिलाड़ी के द्वारा सर्वाधिक रन बनाए गए थे, ठीक है, डेविड गाबर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे कि जो धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के अंदर धर्म का प्रचार कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और आया था, इसको भी याद रखेंगे कि कथक का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो कथक डांस है, कथक डांस का जन्म किस राज्य में हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे कथक डांस जो है इसका जन्म हुआ था लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ पर पड़ता है? आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ को जो घराना था इसमें वाजिद अली थे। कौन थे? वाजिद अली जो अंतिम नवाब थे लखनऊ के, इन्हीं के जो शासनकाल था, या कह सकते हैं इन्हीं के दरबार में कथक का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये थी साथी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, थोड़े से लेट भी हो चुके हैं क्योंकि बीच में टेक्निकल ग्लिच आ गया था, इसलिए क्लास को दोबारा से एडिट करना पड़ा, ठीक है। तो याद रखेंगे आपको सबसे पहले क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, दोस्तों में सेशन को शेयर करना है। यदि आपको क्लास इस तरह की पसंद आ रही है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इस तरह की नियमित क्लासों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए जीएस सब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।